BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का आज तीसरा दिन है और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, आप लोग ध्यान से देखोगे। द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज अराइजेज ड्यू टू। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान देना। तीन अलग अलग आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दिया। फर्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। यह कॉन्सेप्ट कहता है, ध्यान से सुनोगे, कंसिस्टेंसी क्या है। तो पहले तो कहोगे कंसिस्टेंसी आपका क्या हो गया, एक तरह का अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहेंगे, तो मान लो जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। और मान लो एक बिजनेस क्या कर रही है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मान लो फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन जो है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज किया। डिप्रिसिएशन कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। तो सेकेंड ईयर में भी डिप्रिसिएशन को सेम मेथड से क्या करेगा, चार्ज करेगा। और थर्ड ईयर में भी डिप्रिसिएशन को क्या करेगा, सेम मेथड से चार्ज करेगा। मान लो डिप्रिसिएशन ये आपका है फर्नीचर पे है, फर्नीचर पे मान लो डिप्रिसिएशन है। तो कहने का मतलब हो गया कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब कि हर बिजनेस क्या करे, हर साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है उन सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करे। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपका क्या हो गया कि हर बिजनेस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो इस बात का ध्यान रखेगी कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसी हो। हर साल आपको एक तरह का ही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना है और सेम अकाउंटिंग मेथड भी यूज करें। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपका क्या होगा, छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि बिजनेस का हर चीज़ स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से बता देने हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिस्क्लोजर। क्लोजर मतलब होता है छुपाना, डिस्क्लोजर का मतलब होता है ओपन रखना। यानी कि कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है, जब पब्लिक के सामने रखती है, स्टेक होल्डर के सामने रखती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान उसको देना है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको हाइड नहीं करने हैं, स्टेक होल्डर को कंफ्यूज नहीं करने हैं, फ्रॉडलेंट नहीं करने हैं। आपको सारा काम क्या करना, सारा इन्फॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से स्टेक होल्डर्स को बता देना, कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या होता है, तो ये जो कहा है एंटीसिपेट नो प्रॉफिट। यानी कि अगर आप बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जितने भी पॉसिबल लॉसेज है उसको पहले रिकॉग्नाइज करो और प्रॉफिट का एंटिसिपेशन नहीं करना। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह बना होना चाहिए कि अगर बिजनेस में जो भी पॉसिबल लॉसेज है उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मान लो हम लोग डेटर का 10%, मान लो डेटर का जो भी परसेंट हो, जैसे कि मान लो 10,000 हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया, ये पैसा हमारा डाउटफुल है, मतलब कि ये अभी डूबा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में डूबे, फ्यूचर में लॉस होने की संभावना है। तो अगर इस तरह का पॉसिबल लॉसेज है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको पहले रिकॉग्नाइज करो, लेकिन प्रॉफिट होने की संभावना है इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाना है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कंजर्वेटिज्म का। क्लोजिंग स्टॉक जैसे है, दो प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस जो कि हम लोग जिस प्राइस पे परचेस किया, मान लो 10,000, लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उस समय उस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है, मान लो मार्केट प्राइस है 12,000। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉफिट का एंटिसिपेशन नहीं करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, जो पॉसिबल लॉसेज है उसको दिखाइए। तो ये जो हम क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम 12,000 पे दिखा देंगे तो 10,000 का चीज़ हम 12,000 में दिखा देंगे तो 2,000 का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट नहीं कहता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यह नहीं कहता है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है
कि भैया लॉस अगर होने की मान लो ये 12,000 में देखा है तो 12,000 ये क्या है, अनरियलाइज गेन है ना, क्योंकि अभी तक तो बिका नहीं है। लेकिन मान लो बाद में क्या होगा, प्राइस कम हो गया, सेल नहीं होगा, तो हो सकता है कि लॉस होने की संभावना हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, मतलब कि प्रॉफिट होने की संभावना नहीं दिखाना है। तो आपको किस प्राइस पर रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को का कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो वैल्यू कम हो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में विच एवर इज लेस, उसी वैल्यू पे क्लोजिंग स्टॉक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। तो एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज, ये आपका क्या हो गया, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। आंसर बी हो गया। नेक्स्ट कुछ थ्योरी है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, थोड़ा सा हम सबके बारे में बोल देते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो आर द फंडामेंटल गाइडलाइंस एंड रूल्स। बेसिकली कहो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब फंडामेंटल गाइडलाइंस एंड रूल्स, जो गवर्न करता है, संचालित करता है, बताता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि अगर बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किस तरह से प्रेजेंटेशन करें, कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए, कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। इसी के संबंध में जो गाइडलाइन है, उसी जो गाइडलाइन है, जो रूल है, वही आपका क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट भी कर सकते हो, न्यू टर्म है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और इस तरह से बने होने चाहिए कि एक दूसरे से हम कंपेयर कर सकें। एक दूसरे से कंपेयर करने का मतलब कि दो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह बना होना चाहिए कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम रिकॉर्ड कर लें, या एक ही कंपनी का अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह बना होना चाहिए कि एक अकाउंटिंग पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरे अकाउंटिंग पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सके। इसको इंश्योर करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। मेन रूप से क्या क्या है देखो, एक्रूवल प्रिंसिपल। एक्रूवल प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस को आपको तभी रिकॉर्ड कर लेने चाहिए जब वो अर्न हुआ है या इनकर्ड हुआ है। देखो ध्यान से, पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू का। तो कहेंगे रेवेन्यू आपका उसी पीरियड में रिकॉर्ड करें जिस पीरियड में आपने अर्न किया हो, चाहे आपने रेवेन्यू रिसीव्ड किया हो या रेवेन्यू आपका क्या हो, एक्रूड हो, बकाया हो। जैसे मान लो रेंट, हम एक सेकेंड, जैसे मान लो हमारा सेल जो है कैश में सेल हुआ 10,000 और सेल एक क्रेडिट में हमारा हुआ 2,000। तो ये हमारा जिस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुआ, जिस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुआ उसी पीरियड में इसको रिकॉर्ड करेंगे, भले ही आपका कितना कैश आया, कितना बकाया, इस पर ध्यान ही नहीं देना। जिस पीरियड में रिकॉर्ड हुआ, तो हम जिस पीरियड का अकाउंटिंग, जिस पीरियड का हम अकाउंट्स बना रहे हैं, हमारा सेल कितने से रिकॉर्ड हो जाएगा, 12,000 से रिकॉर्ड हो जाएगा। ये हमारा एक्रूवल प्रिंसिपल है। उसी तरह एक्सपेंसेस को उसी पीरियड में रिकॉर्ड करें जिस पीरियड में एक्सपेंस हुआ हो, चाहे आपने पेड किया हो, चाहे आपका बकाया हो। जैसे कि मान लो एक रेंट, सपोज करो रेंट हमारा 2,000 पर मंथ है और हमने कैश में पेमेंट कितना कर रखा है, हमने कैश में पेमेंट 10 महीने का कर रखा है। तो 2,000 के हिसाब से 10 महीने का 20,000 और 2 महीने का रेंट आपका बकाया है, 4,000 बकाया है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो जिस पीरियड में कितना खर्चा हुआ, आपका टोटल 24,000 रेंट खर्चा हुआ, जिसमें 20,000 आपने पेड किया है, 4,000 बकाया है। तो हम टोटल रेंट कितना रिकॉर्ड करेंगे, 24,000 से, चाहे आप पेड किए हो चाहे बकाया है। तो यही कॉन्सेप्ट, यही प्रिंसिपल क्या है, एक्रूवल प्रिंसिपल। इसको याद रख लोगे, याद रखने की जरूरत नहीं, समझना जरूरी है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेज हम उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे जिस पीरियड में अर्न हुआ है या इनकर्ड हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। यहाँ कैश देखना ही नहीं है, बस अर्न कर लिए
चाहे आपने रिसीव किया हो या बकाया हो, पेड कर दिया हो, चाहे आपने कैश में पेमेंट किया हो, मतलब एक्सपेंस हुआ हो, चाहे आपने पेड किया हो या बकाया हो, जिस पीरियड में ये हुआ है हम उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। इसको कहते हैं एक्रूवल प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर साल हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं सेम अकाउंटिंग मेथड यूज करने चाहिए, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करना चाहिए। यानी कि एक बिजनेस मान लो एक्स कंपनी है और ये मान लो फर्स्ट ईयर में इन्वेंट्री को लीफो मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रही है, तो सेकेंड ईयर में भी यह कंपनी क्या करेगी, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस मेथड से करेगी, लीफो से। ये कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। यानी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट किस बात पे जोर देता है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आप सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करो, सेम अकाउंटिंग मेथड यूज़ करो। थर्ड है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसमें तो अभी हमने बताया कि क्या लिखा है, प्रॉफिट का एंटिसिपेशन नहीं करना, लेकिन अगर पॉसिबल लॉस है उसको रिकॉग्नाइज कर दो। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो प्राइस कम है उस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, और इसको एक और नाम दे दो प्रूडेंस प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये आपका क्या कहलाएगा, विच प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है जैसे कि मान लो हम कोई फिक्स एसेट्स परचेस करते हैं, मान लो हम 10,000 पे हमने खरीदा, ये उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो फर्नीचर को इसी प्राइस पर, जिस प्राइस पे एक्वायर किया है, इसी प्राइस पे हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। तो इसमें से हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो बिल्कुल अकाउंटिंग कॉस्ट प्रिंसिपल, बहुत ही आसान है, आंसर बी हो जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या करता है कि हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो एक फ़िक्स पीरियड के लिए बनाने चाहिए या फिक्स पीरियड का बनता है। जैसे बेसिकली हम लोग देखते हैं 1 ईयर होता है हमारा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्या होगा, एंड होगा। तो ये आपका फिक्स पीरियड के लिए जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, फिक्स पीरियड के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो आपका कहलाएगा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। मटेरियलिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, मटेरियल का मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो मटेरियल फैक्ट्स है भले ही नेचर में हो या अमाउंट में हो, मटेरियल फैक्ट्स को ही हम अकाउंट्स बुक में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करेंगे। जो इमटेरियल फैक्ट्स है, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एकदम माइनर चीज़ें हैं, उसको हम अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब मटेरियल फैक्ट में ये अमाउंट नहीं देखा जाता है कि बड़ा अमाउंट होना चाहिए, देखा जाता है नेचर कि कितना वो इन्फ्लुएंस कर सकती है कंपनी को या स्टेक होल्डर्स को। तो मटेरियलिज्म प्रिंसिपल कहता है कि मटेरियल फैक्ट्स को ही रिकॉग्नाइज करें, मटेरियल फैक्ट्स को आपको छोड़ना नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आपको क्या जरूरी नहीं कि अमाउंट बढ़ाओ, अगर 100 रुपये का अमाउंट है तो अमाउंट तो देख रहे हो बहुत छोटा है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, तो आपको इसको दिखा देना है। यही आपका है मटेरियलिज्म प्रिंसिपल, मटेरियल फैक्ट्स को रिकॉग्नाइज करें। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी तो बता ही दिए हैं, कंसिस्टेंसी हो गया। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, अकाउंटिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट, 4th नंबर प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो यह मानकर बनाती है कि कंपनी लंबा चलेगा, कंपनी लॉन्ग रन तक जाएगा। जैसे मान लो हम इस साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसी बात को ध्यान में रख के बनाएंगे कि कंपनी जो है आने वाले 10 साल तक आपका चलेगा, 15 साल तक चलेगा, ठीक है। तो ये आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो गया। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल समझ गए। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या है कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह मान के बनाती है कि कंपनी लंबा चलेगा। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो कहेंगे जिस पीरियड में रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिस पीरियड में रेवेन्यू जनरेट हुआ है
उससे रिलेटेड एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। ये आपका मैचिंग प्रिंसिपल है। जैसे हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जिस पीरियड में रेवेन्यू हुआ उससे रिलेटेड एक्सपेंस को हम उसी पीरियड में रिकॉर्ड करें। ये आपका मैचिंग प्रिंसिपल है। जैसे कि मान लो बैड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, भले ये पैसा अगले साल डूबेगा, ये हमें पता चलेगा अगले साल, लेकिन हम सेल तो इस ईयर किए हैं, तो जिस ईयर में सेल किए हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को उस ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब सीधा सीधी समझो, जिस ईयर में रेवेन्यू जनरेट होगा उससे रिलेटेड एक्सपेंस को हम उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। ये आपका कहलाएगा मैचिंग प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल तो हमने बता दिया। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या करता है कि जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसी को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन इमटेरियल फैक्ट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मटेरियल फैक्ट्स में यह नहीं देखा जाता है कि अमाउंट कितना बढ़ा है, ये देखा जाता है कि कितना प्रभावित कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है कि हम उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करें जिसका मेजरमेंट मॉनेटरी टर्म में हुआ। जैसे कि मान लो डोनेट 1 यूनिट ऑफ ब्लड का 1 यूनिट हमने डोनेट किया, यहाँ पे मनी मेजरमेंट नहीं है, तो ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। हमने क्या किया, परचेज ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर प्लेस करने का मतलब कि अभी आप इंश्योर नहीं हो कि आप कितना पे करोगे। हो सकता है कि ख़रीदने टाइम आपको डिस्काउंट देना पड़े, तो ये भी आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि हम उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे जिसका मेजरमेंट मॉनेटरी टर्म्स में हो। तो क्या होगा इसका आंसर, दिस प्रिंसिपल्स एज्यूम्स दैट all business transaction must be in terms of money, that is the currency of a country। बिल्कुल सही, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यही है। सेकेंड है, दिस प्रिंसिपल एज्यूम्स दैट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वेदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव नहीं होगा। मनी क्या है, मनी को हम काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव नेचर का, तो ये नहीं होगा। थर्ड है, दिस प्रिंसिपल एज्यूम्स दैट some business transaction must be in terms of money, that is the currency of some business, नहीं all business के, some business transaction नहीं all business transaction होगा, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। कौन सा आंसर हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर आपका है मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल। मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल क्या कहता है, वही चीज़ है जो बताया कि सेम करेंसी यूज होने चाहिए। यानी कि इंडिया का हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो इंडिया में हमारा करेंसी क्या है, इंडियन रुपी, तो इंडियन रुपी में ही अकाउंट्स बनाएंगे। जैसे मान लो एक कंपनी है मुंबई में, उसका हेड ऑफिस है, मतलब एक्स कंपनी है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है, और ब्रांच जो है न्यूयॉर्क में है। तो इंडिया में जो बिजनेस है वो इंडियन रुपीज़ में क्या होता होगा, अकाउंट्स मेंटेन करती होगी। न्यूयॉर्क में क्या है, डॉलर में अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हो। न्यूयॉर्क में इसका एक ब्रांच है मान लो इस कंपनी का। लेकिन जब मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा, तो ये जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, यानी कि जो कंपनी है, वो आपका क्या है, इंडिया का है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किस में दिखाएंगे, इंडियन करेंसी में दिखाएंगे। यही है आपका मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का सिंपल मतलब, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे जब अर्न हो। बहुत सिंपल वही चीज़ है जो हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल हो गया। फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब कि जितने भी इंफॉर्मेशन है सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने हैं, ताकि स्टेक होल्डर्स को पता चले। ये नहीं कि आपको कोई चीज़ छुपाने हैं, छुपा रहे हो तो फिर गलत कर रहे हो। तो फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है ये। फोर्थ नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हेल्प्स इन द मीनिंगफुल कंपेयर। बिल्कुल सही, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओपन रखोगे तभी तो कंपेयर किया जा सकता है, तो यह इम्पोर्टेंस है। सेकेंड है, दिस प्रिंसिपल कैन आल्सो हेल्प इन द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ द। बिल्कुल सही, ये भी है।
दिस प्रिंसिपल प्रेजेंट्स रिलायबल इन्फॉर्मेशन। अगर हम इंफॉर्मेशन को ओपन रख रहे हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर्स है, पब्लिक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विश्वास करती है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंस हो गया। सभी हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ द एबव। आंसर डी। 5 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बताया था कि जिस ईयर में रेवेन्यू जनरेट हुआ हो उससे रिलेटेड एक्सपेंस को उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। द मैचिंग प्रिंसिपल स्टेज द वनली, देखो ऑप्शन में जहाँ वनली आ जाए ना तो आंसर ही नहीं है, बहुत सारे केसेस में देखा गया है। फिर भी पढ़ लेते हैं। द मैचिंग प्रिंसिपल स्टेज दैट ओनली द एक्सपेंसेज इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू मस्ट रिलेट टू सेम अकाउंटिंग पीरियड। सेकेंड वाला आपका मस्ट कर रहा है। द मैचिंग प्रिंसिपल स्टेज, यहाँ पे केवल एक्सपेंस की बात कर रही है, रेवेन्यू तो छोड़ ही रही है। सेकेंड है मैचिंग प्रिंसिपल स्टेज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू मस्ट रिलेट टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों आपका ले लो, तो आपका आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। एक सेकेंड रुको। 5 का आंसर है, आंसर थोड़ा सा 5 का हम कंफर्म कर लेते हैं, एक सेकेंड। इसका आंसर है आपका सेकेंड हो जाएगा, सही था, सेकेंड आंसर बी हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या बताता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या मान के बनाएंगे कि कंपनी लंबा चलेगा, कंपनी का लाइफ टाइम क्या है, लंबा है। तो इसमें देखो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल इज ऑफ ग्रेट हेल्प टू द इन्वेस्टर। बिल्कुल सही बात है। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल में क्या होता है ना कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी डूबेगी नहीं, कंपनी बंद नहीं होगी, भी कंटिन्यू चलेगी, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंस है ही। सेकेंड प्रिंसिपल है, सेकेंड आपका इम्पोर्टेंस है, बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल डिप्रिसिएशन इन चार्ज ऑन द फिक्स। डिप्रिसिएशन क्या होता है, लंबे समय तक चार्ज होता है, फिक्स एसेट्स के लाइफ टाइम तक चार्ज होता है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंस हो गया। इट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी सही है। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 6 का आंसर ऑल ऑफ द एबव। 7 देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल मतलब केवल मटेरियल फैक्ट्स को ही आप रिकॉग्नाइज करें। द मटेरियलिटी ऑफ एनी फैक्ट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट एंड द अमाउंट इन्वॉल्व, बिल्कुल सही। और सेकेंड है, द मटेरियल फैक्ट सिंपली मीन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ विच विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन, बिल्कुल प्रभावित करता है, दोनों हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी आपका, दोनों ऑप्शन। 8 नंबर है, प्रोविजंस आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन मटेरियलिटी प्रिंसिपल, नहीं। अक्रूवल प्रिंसिपल नहीं, मैचिंग प्रिंसिपल हो सकता है, लेकिन कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ज़्यादा सूटेबल है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या करता है, प्रॉफिट का एंटीसिपेशन नहीं करना है, लेकिन जो पॉसिबल लॉसेज है उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे प्रोविज़न में क्या क्या आ जाएगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविज़न फॉर रिपेयर रेन्यूअल, ये सब आपका कंजर्वेटिव प्रिंसिपल में आ जाएगा। 9 नंबर है, विच प्रिंसिपल emphasizes that the recognition of revenue and the receipt of payment are two different aspects। यहाँ पे सीधे क्या कर रहा है आपका कि रेवेन्यू अर्नड और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दो अलग अलग एस्पेक्ट्स है। कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। 10 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिज्म। तो ये क्या कहता है कि पॉसिबल लॉसेस को आपको प्रोवाइड क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो फ्यूचर लॉस, टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेज हो जाएगा। फ्यूचर प्रॉफिट नहीं, पॉसिबल प्रॉफिट नहीं देखते हैं। बैड डेब्ट्स केवल नहीं, क्योंकि पॉसिबल लॉसेज में कुछ भी हो सकता है। इन्वेंटरी नहीं, आंसर हो जाएगा ए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि भविष्य में जो लॉस होने की संभावना है हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी रिकॉग्नाइज कर देते हैं, लेकिन प्रॉफिट का एंटीसिपेशन नहीं करना है। तो ये था आपका BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का तीसरा दिन।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हो। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से इसको रिपीट करके देख लोगे। एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको फुल टॉपिक कवर करके जाना है। तो टेक्स्ट बुक भी पढ़ा करोगे, ये क्लास 11 के अकाउंटेंसी के बुक में मिल जाएगा आप लोग को। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।